आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हाथी की सवारी, गेंडा भी देखा। कांजीरंगा में पीएम मोदी की जंगल सफारी, बोले आप भी ले असम का आनंद। कांग्रेस की पहली सूची में हरियाणा गायब, क्या सब ऑल इज वेल है। बीजेपी टीडीपी के बीच डील डन, जाने आंध्र प्रदेश में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव। मंगल पांडे, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, बीजेपी ने जारी की यूपी बिहार के विधान परिषद उम्मीदवारों की लिस्ट। खाने के नाम पर गाजा में आसमान से गिरी मौत, राहत सामग्री का पैराशूट न खुलने से 5 की मौत। एनवीडिया जल्द एप्पल को पछाड़ बन सकती है, दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी। 28 साल बाद भारत में हो रहा मिस वर्ल्ड फिनाले, जाने कब और कहां। दारा सिंह की मौत के बाद पार्टी कर रहे थे बेटे विंटू, शोक जताने पहुंचे अमिताभ रह गए दंग। और इंग्लैंड का भरता बनाने वाले यशस्वी जायसवाल का खुलासा, अपनी चाल से घोड़ों को किया काबू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और अरुणाचल प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने शनिवार सुबह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के अंदर हाथी और जीप की सफारी की। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अपनी पहली यात्रा पर पीएम मोदी ने सबसे पहले पार्क के सेंट्रल कोहोरा रेंज के मिहिमुक इलाके में हाथी सफारी की और उसके बाद उसी रेंज के अंदर जीप सफारी भी की। पीएम मोदी के साथ पार्क निदेशक सोनाली घोष और अन्य सीनियर वन अधिकारी भी थे। उद्घाटन समारोह के बाद प्रधानमंत्री जोरहाट जिले मेलिंग मेटेली पोथार गए, जहां उन्होंने लगभग 18,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय और राज्य दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसी दौरान उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित किया। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए जब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की तो उसमें हरियाणा कहीं नहीं दिखा, यानी इसमें भी हरियाणा को होल्ड पर रख दिया है। हालांकि बीजेपी की दूसरी सूची से उम्मीद है शुक्रवार को उसकी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं हो सकी, जिसके कारण प्रत्याशियों पर फैसला नहीं हो सका। लोगों को उम्मीद थी कि शुक्रवार को कांग्रेस और बीजेपी हरियाणा के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर हरियाणा को होल्ड पर रखने की क्या कारण हो सकती है। बीजेपी अब रविवार को अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है, जिसमें फरीदाबाद लोकसभा सीट से भी प्रत्याशी घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की एनडीए गठबंधन में वापसी लगभग तय हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। बीजेपी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जनसेना आंध्र की 8 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं टीडीपी 17 लोकसभा और 145 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों ने बताया कि अराकू, राजमुंदरी, नरसापुरम, तिरुपति, हिंदूपुर और राजमपेट लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। वहीं अनकापल्ली, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, इन तीनों सीटों में से 2 सीटें जनसेना को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके अलावा पार्टी ने झारखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और डॉक्टर प्रदीप वर्मा को कैंडिडेट घोषित किया है। बता दें कि बिहार में 11 सीटों के लिए विधान परिषद चुनाव हो रहा है। भाजपा ने बिहार के जिन नामों का ऐलान किया है उनमें पूर्व कैबिनेट मंत्री मंगल पांडे, डॉक्टर लालमोहन गुप्ता और अनामिका सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। शाहनवाज हुसैन को भी इस बार एमएलसी का टिकट नहीं दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी देश में लोकसभा आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने की अटकलों को अफवाह और घोर फर्जी खबर बताई है।
मायावती ने कहा, खासकर यूपी में बीएसपी के काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी और लोग काफी बेचैन लगते हैं, इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु बहुजन समाज पार्टी के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के एक कर्मचारी ने इसकी जानकारी दी है। समाचार एजेंसी के मुताबिक मृतकों को गाजा शहर में स्थित अल शिफा अस्पताल में लाया। अस्पताल के आपातकालीन विभाग में हेड नर्स मोहम्मद अल शेख ने बताया कि घटना गाजा के कोस्टल इलाके में स्थित अल शाती शरणार्थी कैंप के पास हुई। कैंप में रहने वाले मोहम्मद अल गुल इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने एएफपी को बताया कि जब पैराशूट से राहत सामग्री गिराई गई तो वो और उसका भाई राशन का पैकेट पाने की उम्मीद में उस तरफ दौड़ पड़े। अल गुल ने कहा, अचानक मैंने देखा कि पैराशूट खुला नहीं और रॉकेट की तरह एक घर की छत पर आ गिरा। जिस पल का दुनिया भर को इंतजार था वो पल आ गया है। मिस वर्ल्ड 2024 शनिवार को आयोजित होने जा रहा है। शो को लेकर इस बार भारत में भी जोरदार बज़ बना हुआ है। इसकी वजह ये है कि इस बार इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में ही होने जा रहा है। इस कंपटीशन को फैंस काफी पसंद करते आए हैं। बॉलीवुड की दो दिग्गज एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और प्रियंका चोपड़ा ने भी मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन 28 साल बाद भारत में होने जा रहा है। इससे पहले साल 1996 में ऐसा अवसर भारत के हाथ लगा था। इस साल ये प्रतियोगिता भारत के मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। इस दौरान पोलैंड से ताल्लुक रखने वाली पिछले कंटेस्ट की विनर कैरोलिना बिलावस्का इस साल के विनर के सिर पर ताज सजाएंगी। ये आयोजन 9 मार्च यानी आज 2024 शनिवार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रहे दारा सिंह को आज भी याद किया जाता है। डायरेक्टर रामानंद सागर की रामायण में दारा सिंह ने हनुमान का किरदार निभाया था। इसी किरदार ने उन्हें अमर कर दिया। आज भी चाहने वाले दारा सिंह को हनुमान के रूप में ही याद करते हैं। दारा सिंह का निधन 83 साल की उम्र में साल 2012 में हुआ था। उनके बेटे विंटू दारा सिंह ने अब अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्हें लेकर बात की। विंटू ने बताया कि पिता की मौत के बाद उन्होंने उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट करने का फैसला किया था। इसके लिए घर में शैंपेन खोली गई थी। हालांकि यही वो पल था जब अमिताभ बच्चन शोक जताने के लिए उनके घर पहुंचे थे। बच्चन ने जो देखा उसे देखकर उन्हें लगा कि दारा सिंह के घर में पार्टी चल रही है। इस बात से वो बहुत हैरान हो गए थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में मिली अप्रतिम सफलता का श्रेय पारी की शुरुआत करते हुए गेंदबाजों पर दबाव बनाने की अपनी रणनीति को दिया। जायसवाल ने सीरीज में 2 शतक और 3 अर्धशतक समेत 712 रन बनाए। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ गेंदबाजों पर दबाव बनाने के बारे में सोच रहा था, यही रणनीति थी और इस पर अडिग रहना था। एक सीरीज में 700 से अधिक रन बनाने वाले सुनील गावस्कर के बाद दूसरे भारतीय बने जायसवाल ने कहा कि वो अपने पैर जमीन पर रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैंने सीरीज का पूरा मजा लिया। मैं एक समय पर एक मैच के बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि टीम के लिए कैसे योगदान दे सकता हूँ और कैसे जीत तक ले जा सकता हूँ।